हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपको आज क्वेश्चन बैंक का सेट 2019 बनाने वाला हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय घूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल और घूर्ण टॉर्क का मान क्या होता है। तो देखिए, इसका टॉर्क का मान जो होता है वेक्टर टाउ बराबर एम क्रॉस वेक्टर बी होता है, जो कि मैंने ऑप्शन ए में लगा रखा है। और ठीक इसी के जैसा एक होता है, जब विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत विध्रुव होता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान होता है आपका, देखिए उस पर टॉर्क का मान आपका होता है टाउ बराबर उसका होता है पी क्रॉस वेक्टर ई। यह कब होता है? जब विद्युत क्षेत्र में विद्युत विध्रुव होता है तब। और जो इसमें जो है, तो वह जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई द्विध्रुव होता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क का मान होता है। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। तो देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो स्थिर रहती है, सर ताप के प्रभाव से बदलता नहीं है, घटता बढ़ता नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका कारण क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, जहाँ क्यू आवेश होता है और ए क्षेत्रफल होता है। तो देखिए, आवेश का मात्रक कूलम होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी को हम लिखते हैं कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से, जो कि देखिए कूलम प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए में। फिर उसके बाद है एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। ठीक, तो देखिए इसका ऑप्शन जो है बी होगा, क्योंकि किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक कभी भी 1 से कम नहीं होता है। और कभी कभी एन के स्थान पर अपवर्तनांक के म्यू का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए फार्मूला आपका हो जाएगा, इस फार्मूला इसका होता है डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए होता है। लेकिन देखिए, उसमें अपवर्तनांक के स्थान पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर एन दिया हुआ है, तो हम लोग n-1 इंटू ए लिखेंगे। लेकिन डेल्टा बराबर फार्मूला होता है म्यू -1 इंटू ए, तो उसमें एन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही इसका आंसर बी होगा। और उसके बाद जो है, जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है तो उस समय को हम अर्धायु कहते हैं। इस प्रकार समझ लीजिए कि जितना समय में कोई पदार्थ आधा नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है, उसी समय को उसका अर्धायु कहते हैं। चाहे कोई भी पदार्थ हो, जितना समय में वो आधा नष्ट हो जाता है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। देखिए, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो देखिए, इनमें से कांच का अपवर्तनांक तो 1.5 होता है और पानी का 1.33 होता है। लोहा का अपवर्तनांक तो इसका दिया हुआ नहीं सारणी में कहीं, लेकिन हीरा का 2.42 होता है, जो कि सबसे अधिक है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसके बाद है 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। देखिए, इसका ऊर्जा जो होता है फार्मूला इसको निकालने का फार्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 और इंटू Q1 इंटू Q2 और बाई आर स्क्वायर। तो देखिए, इसमें पहला आर स्क्वायर नहीं होता, आर होता है। तो इस फार्मूला पर रख करके यदि इसको आप मान ले पहला आवेश और इसको मान ले दूसरा आवेश, तो जो भी फार्मूला आएगा माइनस में आएगा। देखिए, ऑप्शन में माइनस में ये है 2.35, लेकिन यह सही आंसर नहीं है। और एक ये ऑप्शन मैंने इसमें सुधार रखा है, -2.25 जूल आता है इसको सोल्व करने के बाद। आप भी इसको सोल्व कीजिएगा तो उतना ही आएगा। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा लगता है इसको बनाने में। सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है रैखिक स्पेक्ट्रम होता है। और हाँ, ठीक है, आयाम अधिमिश्रण में अधिकतम अधिमिश्रित सूचकांक होता है। इसको इस तरह से पूछता है कि आयाम सूचकांक का मांग होता है। तो आयाम सूचकांक का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। यह चैप्टर है एक संचार व्यवस्था, उसी में है। क्वेश्चन बहुत भी क्वेश्चन बहुत बड़ा चुका है एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है
ऐसे विद्युत परिपथ की शक्ति का 4 ठो फॉर्मूला होता है। देखिए मैं उसको फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। पिछला वीडियो मैंने बताया था, एक शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T, और एक शक्ति का फॉर्मूला होता है आपका I²R, और एक आपका होता है V²/R, और एक होता है P=VI होता है। देखिए चारों में से आपका ई वाला ऑप्शन दिया है उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ऑप्शन में टिक आउट कर देंगे V²/R, क्योंकि देखिए 4 फार्मूला में से कोई फार्मूला इसमें नहीं है। दो लेंसों जिसकी क्षमता माइनस 15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर है, संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि दोनों लेंस के बदले में क्षमता निकाल लीजिए। तो +5 डायोप्टर और -15 डायोप्टर, तो आएगा -10 डायोप्टर। और इसका देखिए फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि ये बराबर फार्मूला होता है 1/P, और P का वैल्यू जो है आपका देखिए 1, वो माइनस में रखेंगे तो ऊपर चल जाएगा आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आपका, आ जाएगा -0.1 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में है, -10 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए हम लोग, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो देखिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार जो किया जाता है वो अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। और देखिए ऑप्शन में कहीं भी अबिंदुकता नहीं दिख रहा है, लेकिन अबिंदुकता का अंग्रेजी होता है ऑस्टिग्मैटिज्म। तो इसमें ऑस्टिग्मैटिज्म दिया हुआ है, जो कि सी आंसर है आपका। और मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। देखिए दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। देखिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अबिंदुकता यानी कि ऑस्टिग्मैटिज्म को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके हिसाब से सी आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर क्यू आवेश रखा गया है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकाय का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते। तो देखिए गॉस पर में बताता है कि किसी बंद सतह के अंदर में जब कोई आवेश हो, इस प्रकार से मान लीजिए कि कोई बंद सतह हो, और बंद सतह के अंदर में मान लेते हैं कि आवेश क्यू है, तो इस पूरे सतह से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का जो मान होता है, इस आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस प्रकार से Q और इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो इसका सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। और गॉस पर में हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है, तल के भीतर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट गुना करेंगे तो Q/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BS में यदि चुंबकीय सुई के दोलन में आवृत्ति n हो, तो इसके लिए होता है n² इंटू BH, जहाँ BH जो है पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र होता है, और प्रकाश के रंग का कारण है। तो देखिए प्रकाश के रंग का कारण जो है, सबसे पहले न्यूटन बताए थे कि कण होता है, लेकिन आगे चल करके गलत हो गया। तो उसके बाद हाइगेंस ने अपना सिद्धांत में बताया था कि प्रकाश के रंग का कारण जो है तरंगदैर्घ्य होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य देखिए इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के जो तरंग सिद्धांत है उसके अनुसार प्रकाश के रंग का कारण तरंगदैर्घ्य होता है, और न्यूटन के अनुसार प्रकाश के रंग का कारण जो है कण का आकार होता है, क्योंकि प्रकाश न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण के रूप में चलता है, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। लेकिन देखिए ना तो कण इसमें है और ना ही तरंग है, कहीं सब ना ही तरंगदैर्घ्य है। तो एक और होता है कि प्रकाश की आवृत्ति का कारण प्रकाश के रंग का कारण आवृत्ति होता है। तो हम लोग आवृत्ति में टिक आउट करेंगे, क्योंकि यही सही आंसर है। देखिए किसी बिंदु व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है हमेशा गोलाकार। यदि स्रोत बिंदु के रूप में हो तो तरंगाग्र हमेशा गोलाकार होता है, और यदि स्रोत एक संकीर्ण रेखा के रूप में हो, संकीर्ण रेखा के रूप में, तो तरंगाग्र बेलनाकार होता है। और यदि बहुत बड़ा तरंगाग्र हो तो उसके छोटे भाग को हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 40 वाट तथा 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उसकी समतुल्य शक्ति ज्ञात करें। तो देखिए जब श्रेणी क्रम में होता है तो समतुल्य शक्ति का फॉर्मूला होता है P =
P1 इंटू P2 और बटा में P1 प्लस P2। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 60 और इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40, तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 इंटू 40 और बटा में 100। तो 100 तो जीरो जीरो हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। तो आपका कितना हो जाएगा, 24 वाट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में आपका 24 वाट जो है ना, डी में। और यदि यही समांतर क्रम में रहता तो समांतर क्रम के लिए शक्ति हो जाता है आपका P बराबर P1 प्लस P2। यदि यही दोनों बल्ब समांतर क्रम में रहता तो उसके लिए समतुल्य शक्ति 100 वाट होता, क्योंकि P1 प्लस P2 करेंगे। 18वां क्वेश्चन है कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक के में क्रमशः N1 और N2 क्या है, लपेटे हैं, लपेटे यानी कि फेरा। तो देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या ज्यादा होता है, और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या कम होती है। तो क्वेश्चन में उपचाई ट्रांसफार्मर है, इसमें द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या ज्यादा होगा, इसलिए ऑप्शन N2 ग्रेटर देन N1 होगा। N2 फेरों की संख्या ज्यादा है, N1 छोटा होगा। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशेष प्रतिरोध घटता है, ठीक। और वैद्युत विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक शून्य होता है हमेशा। और यदि यही क्वेश्चन रहता है लेकिन किसी बिंदु पी आर थीटा पर पूछता कि किसी बिंदु पी आर थीटा पर कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला ई होता है, पी कोस थीटा बटा में आर क्यू यहाँ पर हो जाता है केवल, सॉरी आर क्यू नहीं आर स्क्वायर होता है विभव में। लेकिन निरक्षीय स्थिति में कहा था, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान हमेशा शून्य होता है। और देखिए एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है आपका आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। और देखिए एक उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, को पानी में डाला गया है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, तो यह व्यवहार करेगा। तो देखिए जब किसी लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ में डाला जाता है तो लेंस का व्यवहार नहीं बदलता है। तो उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 और उसको डाला गया है पानी में, इसका अपवर्तनांक 1.33 है जो कि 1.5 से कम है, तो इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। लेकिन यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को 1.5 से अधिक अपवर्तनांक वाले किसी पदार्थ में डाल दिया जाए तो उत्तल लेंस का व्यवहार जो है अवतल लेंस की तरह हो जाता है। जिसे 1.6 वाला में यदि हम डाल दें 1.5 वाले लेंस को, तो लेंस का व्यवहार बदल के अवतल की तरह हो जाएगा। लेकिन इसमें 1.33 है जो कि 5 से कम है, तो आपका उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है हमेशा E क्रॉस B के समांतर होता है, ये पिछला वीडियो में भी मैंने बता रखा है। देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन ऐसे एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, बहुत कम, और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। देखिए एक और क्वेश्चन होता है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, लेकिन यहाँ पर एमीटर पूछा है तो इसका तो शून्य होता है, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है -FO बटा FE, ठीक। और डायनेमो के कार्य सिद्धांत, डायनेमो जो है आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाठीन घटक होता है, इसका तो I साइन फाई होता है धारा का वाठीन घटक, यही वाठीन धारा भी कहलाता है। और वाठीन धारा एक ऐसा धारा होता है जो किसी परिपथ में प्रवाहित होता है तो शक्ति व्यय का मान हमेशा शून्य होता है। चलिए इसके बाद है 28 नंबर की, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, तो वो आधा हो जाता है। इसको देखिए फार्मूला से हम आपको बता देते हैं। फार्मूला देखिए होता है उत्पन्न ऊष्मा का मान कि H बराबर होता है I स्क्वायर RT, और क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिरोध के मान को आधा कर दिया जाए। तो मान लीजिए कि प्रतिरोध के मान का आधा करेंगे तो नया ऊष्मा जो होगा I स्क्वायर R/2 और T हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग I स्क्वायर RT बटा में 2। अब देखिए I स्क्वायर RT का जो मान है वो किसके बराबर है, H के बराबर है। तो आपका क्या हो जाएगा कि H डैश बराबर आपका हो जाएगा H बटा 2, यानी कि जो नया ऊष्मा का मान है वो प्रारंभिक ऊष्मा का आधा है। तो इसका सही आंसर जो है आपका
हो जाएगा ए। देखिए प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मान और धारा का शिखर मान का अनुपात कितना होगा, तो 1/√2 होता है। तो इसको देखते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि फार्मूला फार्मूला होता है आपका कि IRMS, फार्मूला IRMS बराबर होता है इसका, थोड़ा इधर लिख देते हैं। IRMS बराबर फार्मूला होता है I नोट बटा में √2। अब देखिए IRMS बटा I नोट बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2। तो इसका सही ऑप्शन जो है 1/√2 है। देखिए यदि यही क्वेश्चन में यह पूछता कि शिखर मान और वर्ग माध्य मान का अनुपात क्या होगा, तो √2 आंसर होता। क्योंकि देखिए जो अनुपात मेरा आया है, यदि हम उसको पलट दे इस प्रकार से, I नोट को ऊपर कर दे और IRMS को नीचे कर दे, तो क्या हो जाएगा, √2 के बराबर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा कि शिखर मान और IRMS का पूछेगा तो √2 होगा, लेकिन IRMS और शिखर मान का पूछेगा तो 1/√2 होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन में आपका होता है लैम्डा तरंगधार वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। तो देखिए हम लोग तो जानते हैं कि फोटोन की ऊर्जा जो होती है आपका, फोटोन की ऊर्जा होता है ऐसे E बराबर H नु होता है, E बराबर H नु। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नु का जो वैल्यू होता है आपका वो C/λ के बराबर होता है। तो यहाँ पर नु के स्थान पर क्या रख देंगे, C/λ। तो फार्मूला, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि C बराबर फार्मूला होता है नु इंटू लैम्डा। तो इससे यदि हम नु का वैल्यू निकालते हैं तो नु का वैल्यू क्या हो जाएगा, C/λ। अब देखिए यहाँ नु का स्थान पर रख देंगे C/λ, तो हो जाएगा SC/λ। और देखिए ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन नंबर बी में आपका यही ऑप्शन है। ठीक, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। कब, जब किसी चालक तार से 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है तब। और देखिए यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल होती है, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। इसको भी देखिए बड़ा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, जिसे हम लोग जानते हैं कि संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है U बराबर ½CV² होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि एक संधारित्र है, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है और उसका एनर्जी 1 जूल है। तो क्या कीजिए कि यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, यू एनर्जी का वैल्यू 1 जूल है 1/2, और C का वैल्यू छोड़ दीजिए, V का वैल्यू 100 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इधर 2 हो जाएगा, इधर C इंटू हो जाएगा 10 के पावर, 100 का मतलब 10 के पावर 2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे 10 के पावर 4 हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा आपका 2/10 के पावर 4, ऊपर जाएगा तो 2 × 10 के पावर -4। ये आपका ये भी इसमें फैराड में होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में फैराड में है कि माइक्रो फैराड में है। तो देखिए है यहाँ पर ऑप्शन 2 × 10 के पावर -4, और मैंने देखिए यहाँ पर सोल्व भी किया तो क्या इतना आया है आपका 2 × 10 के पावर -4 फैराड होगा। मिस्टेक से यहाँ देखिए ई हो गया है, ई नहीं होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ठीक, और यही क्वेश्चन रहता है कि पृथ्वी के विषुवतीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव से जब हम विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो नमन कोण का मान घटता है और अंततः वहां पर विषुवत रेखा पर जाकर 0 हो जाता है। नंद गेट का बुलियन व्यंजक होता है आपका, देखिए y बराबर होता है A.B के ऊपर बार। ठीक, और इसके पहले वाला वीडियो में पांचों गेटों का व्यंजक बता रखा है। बुलियन व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर साल 5 में से एक जरूर कोई पूछता है, इसलिए ध्यान रखें। देखिए पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जिसकी अधिकतम दूरी इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा। देखिए इसका फार्मूला होता है आपका, इसका फार्मूला होता है आपका बनाने के लिए प्रसारण क्षेत्र D बराबर होता है √2RH, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, R का वैल्यू जो है रख देंगे 6400 किलोमीटर होता है। और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से गुना कर देते हैं।
और इसका देखिए आपका उसमें कितना दिया हुआ एच का वैल्यू दिया है वो 245। तो यहाँ पर एच का वैल्यू में कितना कर देंगे 245। इसके बाद देखिए इसको सोल्व कर देंगे। 2 और 64 के बदले में निकल जाएगा आपका 8 निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो इसमें से एक निकल जाएगा और इसमें से भी आपका निकल जाएगा 1 जीरो। अंदर में बचेगा देखिए 2 को तो अंदर ही छोड़ देंगे क्योंकि 2 बाहर नहीं निकलेगा। 64 के बदले में 8 निकल जाएगा। देखिए 4 जीरो के बदले 2 जीरो निकाल देंगे तो अंदर में बचेगा आपका 2 गुना 10। इसको लिख देंगे हम लोग 5 गुना 7 गुना 7। ठीक, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 800। और देखिए ये आपका हो जाएगा 2 गुना 10 हो जाएगा 20 और 20 गुना 5 हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। और 7 दो ठो है तो इसका भी एक साथ हम लोग बाहर निकाल देंगे। गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56 और 56 के ऊपर कितना जीरो 3 जीरो 3 हो जाएगा आपका मीटर में होगा। हम लोग जानते हैं कि 1000 बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन हो जाए 56 किलोमीटर लिख देंगे। तो सही ऑप्शन इसका 56 किलोमीटर है। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन जो है सी आपका है। तो इस प्रकार से मैंने आज सेट 2019 पूरा बना दिया। आप लोग थोड़ा इसको याद कर लें और मिला लें। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा आंसर जो है मिसप्रिंट है। तो थैंक यू बहुत बहुत।